हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्लास 6 की सोशल साइंस चल रही है उसका हम चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आपका हो चुका है। आज जो हम करने वाले हैं वो पार्ट 2 है। ये चैप्टर काफ़ी लेंदी था तो इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में आपने समझा था सिविलाइजेशन के बारे में, विलेज टू टाउन के बारे में कि विलेज से लेके टाउन तक वो किस तरीके से कन्वर्ट हुए थे। आपने अलग ये चीज़ें देखी थी कि जो मोहनजोदारो हो गया या जो हड़प्पा सभ्यता हो गया उसके भी इंट्रोडक्शन हमने समझा था। आज जो आप करने वाले हैं कि ये हड़प्पा के जो ये लोग थे इनका वाटर मैनेजमेंट किस तरीके के था, ये क्या खाते थे, क्या क्या फसल थी जो इन्होंने सबसे पहले उगाई थी, ये सब आप इस वाले पोर्शन में आप कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद जो आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है वो भी यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपका ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री दोनों ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब जो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 करेंगे उसमें हम आपकी थीम सी स्टार्ट करेंगे जो कि है आपकी कल्चर से रिलेटेड। ठीक है, कल्चर वाली थीम सी है, उसमें भी सिर्फ आपके 2 ही चैप्टर हैं और तब हम वो स्टार्ट करेंगे। आपको क्लियर हो गया कि क्या पढ़ा रहे हूँ मैं और क्या ये किस तरीके से सीक्वेंस में चल रहा है। जब एक बार ये आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इस बुक का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप पहले वीडियोस को देखिए, चैप्टर को समझने की कोशिश करिए कि ये क्या समझा रहा है, क्योंकि आप नोट्स में आपको सारे दे दूंगी, आप नोट्स की रीडिंग कर लेंगे लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। आप समझिए तो सही कि जब तक आपको मीनिंग समझ में आएगा फिर जब आप नोट्स रिवाइज करेंगे तब आपको अच्छी तरीके से चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। कोशिश करिए खुद ही हैंड टू हैंड अपने पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो नोट करते हुए चलिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सीटेट के एसएसटी की प्रिपरेशन कराती हूँ जो कि आपका पेपर 2 है और दिसंबर को हम टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप सीटेट दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं वाटर मैनेजमेंट। इनका वाटर मैनेजमेंट क्या था। द हड़प्पा गेव मच इंपॉर्टेंस टू वाटर मैनेजमेंट एंड क्लीनिनेस। जो हड़प्पा के लोग थे वो वाटर मैनेजमेंट को, क्लीनिनेस, साफ सफाई को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। दे ऑफ्टन हैड सेपरेट एरियाज फॉर बाथिंग इन देयर होम्स। मतलब उनके घरों में नहाने का एरिया अलग से था। मतलब आज की डेट में जो ये बाथरूम का कल्चर है वो काफ़ी पहले से था। दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्जर नेटवर्क्स और ड्रेन। मतलब एक बहुत बड़े ड्रेनेज सिस्टम से भी वो लोग कनेक्टेड थे। विच जनरली रेन ब्लो द स्ट्रीट एंड लुक टू द वेस्ट वाटर अवे। मतलब स्ट्रीट में ऐसे नीचे जाता था और वेस्ट वाटर जो था वो सारा निकल जाता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम एट लोथल गुजरात। मतलब आप सोचो यहाँ से अगर कहीं से पानी आ रहा है, यहाँ से आएगा फिर यहाँ से है तो फिर नीचे ऐसे वो स्ट्रीट में जाता चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पर भी है तो यहाँ पे अगर पानी भरा है इतने पोर्शन में तो वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये इनका ड्रेनिंग सिस्टम हो गया। इन मोहनजोदारो पीपल ड्रो वाटर फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ वेल मेड ऑफ ब्रिक्स। मतलब ईंटों के हजारों कुएं इस तरीके से उनके बने होते थे। ठीक है, बट इन अदर रीजन, अलग रीजन में दे मे हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड नियर बाई स्ट्रीम ऑफ ह्यूमन मेड रिवर्सर। मतलब ये क्या होता है, अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस होता है जहाँ पर वाटर को स्टोर करके रखते हैं। इन द केस ऑफ धौलावीरा जो कि अभी रैन ऑफ कच्छ में है गुजरात में, द लार्जेस्ट रिवर्सर मेजर 73 मीटर्स इन लेंथ। मतलब लंबाई में 73 मीटर है जो कि सबसे बड़ा है। कहाँ पर है वो, गुजरात में है। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर एक क्लास एक्टिविटी दी हुई है। एट धौलावीरा एटलीस्ट 6 लार्ज रिजर्वर वर बिल्ट विद स्टोन्स और इवन कट इनटू द रॉक्स। मतलब रॉक्स को जितनी भी पहाड़ियाँ थी उनको कट करके भी बनाया गया है और स्टोन से भी बनाए गए हैं। कहाँ पर है ये, 6 हैं जो कि धौलावीरा में है। मोस्ट ऑफ देम, इनमें से बहुत पर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन फ्रॉम इफिशियंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इनमें से बहुत सारे हैं जो कि अंडरग्राउंड ड्रेनिंग से भी ये कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं लार्ज रिवर्सर है जो कि रॉक को कट करके बनाया गया है। ये राइस का यहाँ पे ऐसी सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं, यहाँ पे पानी स्टोर रहता है। ये इसकी कितनी लंबाई है, 33 मीटर है लंबाई में। ठीक है, अब व्हाट डिड द हड़प्पन ईट्स। मतलब ये हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, कौन सी फसल थी जो इन्होंने उगाई थी। द हड़प्पा क्रिएटेड मैनी ऑफ दी सेटलमेंट्स अलॉन्ग द बैंक ऑफ लार्ज और स्मॉल रिवर्स। बहुत बड़ी और छोटी रिवर्स के पास ये लोग काफ़ी रहते थे। दिस इज़ द लॉजिकल चॉइस थी, नॉट जस्ट फॉर ईजी एक्सेस ऑफ वाटर। मतलब ये इनकी लॉजिकल चॉइस थी, बहुत ज़्यादा वाटर की वजह से नहीं थी, बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी थी वो काफ़ी उपजाऊ थी जिसमें कि जो इनका जो ये खेती का काम था ये काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाता। जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं, जो जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने जो ढूंढे हैं
उन्होंने दिखाया कि जो हड़प्पा के लोग थे सीरियल्स लोग आते थे। सीरियल्स में क्या क्या आपका बार्ले हो गया, वीट हो गया, सम मिलेट्स हो गया, एंड समटाइम्स कभी कभी ये राइस भी उगाते। इन एडिशन टू पल्सेस, पल्सेस और भी उसमें ऐड करते थे, इसमें कि अलग अलग वेजिटेबल्स की वैरायटी भी होती थी। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन। अगर आप पूरे यूरेशिया की बात करते हो तो ये हड़प्पा के लोग सबसे पहले थे जिन्होंने कॉटन को उगाया था, विच दे यूज टू वीव इन टू क्लोथ्स, जिसको ये क्लोथ्स बनाने में यूज़ करते थे। दे मेड फार्मिंग टूल्स, इन्होंने फार्मिंग टूल्स भी बनाए, जैसे कि प्लग आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके का इन्होंने ये फार्मिंग के लिए बनाया, विच कंटिन्यू टू बी यूज बाय मॉडर्न डे फार्मर्स, मतलब ये आज की डेट के फार्मर्स भी इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे इस तरीके का बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप अपनी नोटबुक लीजिए, तुरंत की तुरंत नोट करते रहिए, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब आगे देखते हैं, दिस इंटेंस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वाज मैनेज बाय 100 ऑफ स्मॉल रूरल साइट्स और विलेजेस, मतलब ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है मैनेज करती थी बहुत सारे रूरल साइट्स को, विलेजेस को। देन एज नाउ आज भी द सिटीज़ कुड सर्वाइव ओनली इफ इनफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम रूरल एरियाज, मतलब सिटीज़ भी अब इस वजह से सिर्फ सर्वाइव कर पा रही हैं क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है एग्रीकल्चर, वहाँ पे हो रही है, इसी वजह से तो सिटीज़ में सर्वाइव किया जा रहा है और उन तक वो डेली बेसिस पे पहुँचाई जाती है। हड़प्पा ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ नंबर ऑफ एनिमल्स फॉर मीट कंजप्शन एंड फिशेज बोथ इन रिवर एंड द सी, मतलब एक एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा जैसे कि हो गए मीट का कंजप्शन करते थे, या फिश हो गई रिवर से या सी से उनको मिलती थी। दिस इज़ नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, जिस टाइम पे वहाँ पर खुदाई हुई है तो वहाँ पर उन्होंने देखा है कि बहुत ही लार्ज नंबर एक तरीके से एनिमल और फिश की बोन्स का वहाँ पर उन्होंने मिला है, जिससे कि उन्हें ये चीज़ पता चली है। व्हाट डिड हड़प्पन कुकिंग पॉट सर्टेन, मतलब जो कुकिंग करते थे वो पॉट्स में वो क्या था। साइंटिफिक एग्जामिनेशन ऑफ क्ले पॉट हैव प्रोवाइडेड सम आंसर, मतलब जो एक क्ले पॉट वहाँ पर मिले हैं उनकी जो एक तरीके से एग्जामिनेशन किया हुआ है उसके बाद ही पता चलता है। बोथ एक्सपेक्टेड वन डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, सरप्राइजिंग वन सच एज रिमेन्स टर्मरिक, जिंजर, बनाना। क्लियरली देयर डाइट वॉज क्वाइट डाइवर्स, मतलब जो इससे क्लियरली पता चलता है कि जो उनकी डाइट थी वो बहुत डाइवर्स थी। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया आपका ब्रिस्क ट्रेड। ये क्या होता है, द हड़प्पन वर एंगेज इन एक्टिव ट्रेड नॉट ओनली विद इन देयर ओन सिविलाइजेशन, मतलब वो सिर्फ अपनी ही सिविलाइजेशन में ट्रेड नहीं करते थे बल्कि बाकी उससे बाहर भी वो करते थे। सिटीज़ नियर बाई और फार, जो कि आसपास की सिटीज़ हो गई या दूर भी होती थी, उनमें भी वो ट्रेड करते थे, बट विद अदर सिविलाइजेशन एंड कल्चर्स विद इन एंड आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी वो ये सारी चीज़ें ट्रेड होती थी। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स हो गए, टिम्बर हो गए, सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़ के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हो गए उनको भी वो एक्सपोर्ट करते थे। प्रोबेबली ऑल्सो गोल्ड एंड कॉटन, गोल्ड भी हो गया उसमें, कॉटन भी हो गया, पॉसिबली सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स भी थे जो वो एक्सपोर्ट करते थे। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट व बीट्स टू कैरनेलाइन ऑन, ये हो गया आपका पेज 98 पे फिगर 6.10, एंड रेड इज सेमी प्रीशियस स्टोन फाउंड मोस्टली इन गुजरात, जो कि गुजरात में मिलता है। ये अभी जो कमिंग पेजेस आएंगे उन पर आपको इनकी इमेजेस भी मिलेंगी। हड़प्पा क्राफ्ट पीपल डेवलप स्पेशल टेक्निक टू ड्रिल दैम, मतलब जो हड़प्पा के जो लोग थे, क्राफ्ट पीपल थे, वो एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक यूज़ करते थे उसको उसमें ड्रिल करने के लिए। सो स्ट्रिंग कुड पास थ्रू देम, जिससे कि जैसे मतलब वो एक बहुत ही अलग टेक्निक से उसमें क्या करते थे, इसमें एक छेद करते थे जिससे कि जो स्ट्रिंग है, मतलब एक वायर हो गई, वो उसमें से आसानी से पास की जा सके। एंड टू डेकोरेट देम इन वेरियस वे, जिससे कि वो बहुत ही अलग अलग तरीके से उसको डेकोरेट भी करते थे। दे ऑल्सो वर्क कॉर्न शेल इनटू ब्यूटीफुल सेल बैंगल्स, मतलब जो कॉर्न सेल होता था उसको बहुत ही वो ब्यूटीफुल बैंगल्स में कन्वर्ट करते थे, विच रिक्वायर्ड सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स एज शेल इज़ हार्ड मटेरियल, जो कि जो शेल होता है वो बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, तो उसमें बहुत ही एक सोफिस्टिकेटेड टेक्निक यूज़ करी जाती थी उसको बनाने के लिए। वॉट द हड़प्पा इम्पोर्टेड इन एक्सचेंज ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स इज नॉट सो क्लियर, ये क्लियर नहीं है। प्रोबेबली इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, वो हो गया आपका कॉपर, सिंस दिस मेटल वॉज नॉट सो कॉमन बैक होम। ठीक है, अब अगर हम आगे देखते हैं, यहाँ पर ये आपकी इमेजेस हैं, ये हो गया आइवरी कॉम, ये 7 सेंटीमीटर लंबा था ओमान में, ये इसकी इमेज है। द हड़प्पा मास्टर द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर, अ सॉफ्ट मेटल
इफ़ टिन इज़ एडेड टू कॉपर, अगर हम टिन को कॉपर में ऐड करते हैं तो वो जो मेटल होता है वो ब्रॉन्ज बन जाता है, विच इज़ हार्डन देन कॉपर, जो कि कॉपर से ज़्यादा हार्ड होता है। द हड़प्पा यूज ब्रॉन्ज टू मेक टूल्स, पॉट्स एंड पेन। और जो ये जो हड़प्पा के लोग थे ये ब्रॉन्ज मेटल को यूज़ करते थे ये टूल्स बनाने के लिए, पॉट्स बनाने के लिए, पेन बनाने के लिए। एज वी विल सी लेटर सम फिगर्स, मतलब हम आगे की कुछ फिगर्स में देख सकते हैं। ये हो गया कैरलाइंस, इस तरीके की ये इमेजेस आपको मिल जाएंगी। टू कंडक्ट सच आ ट्रेड दे यूज लैंड रूट एंड रिवर्स। इस तरीके के ट्रेड को करने के लिए ये कौन सा रूट करते थे, ये मतलब बाई रोड भी जाते थे और रिवर्स के थ्रू भी जाते थे। द सी फॉर मोस्ट डिस्टेंस डेस्टिनेशन, और हम ये समुद्र का भी यूज़ करते थे बहुत दूर दूर जगह जाने के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट इंटेंसिव मैरीटाइम एक्टिविटी इन इंडिया, मतलब ये सबसे इंडिया में होने वाली सबसे पहली इस तरीके की एक्टिविटी थी। इंडीड क्वाइट अ फ्यू हड़प्पा सेटलमेंट्स आर लोकेटेड इन द कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात एंड सिंध, मतलब इस तरीके के ये लोग कहाँ पर मिलते थे, गुजरात में और सिंध में। लोथल हो गया एक स्मॉल सेटलमेंट था गुजरात का, हैज़ अ सरप्राइजिंगली ह्यूज बेसिन, यहाँ पर एक बहुत बड़े बेसिन है जिनकी जो लंबाई है वो 217 मीटर हो गई लंबाई में, एंड 36 मीटर इन विड्थ, और चौड़ाई में वो कितनी है, तो वो 36 मीटर है। द लेंथ इज जस्ट अ लिटिल मोर देन दैट ऑफ 2 फुटबॉल ग्राउंड्स, मतलब वो इतना लंबा था कि उसमें से 2 फुटबॉल के ग्राउंड बन जाए। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड। दिस इज अ स्ट्रक्चर यूज टू रिसीव एंड सेंड बोट्स फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, मतलब यहाँ पर ये क्या करते थे, अपनी बोट्स को रिसीव करते थे, भेजते थे जब ये आगे की, मतलब फ्यूचर में कभी इनको गुड्स का ट्रांसपोर्ट करना होता था। तो सच इलेबरेट ट्रेड रिक्वायर्ड ट्रेडर्स टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर गुड्स, मतलब इनके लिए कुछ ट्रेडर्स भी इनको चाहिए होते थे जो कि उस जो गुड्स है जो आपका एक तरीके से इनका कच्चा माल हो गया या मटेरियल हो गया उसको आइडेंटिफाई करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी। दिस सीम्स टू हैव बीन द chief purpose of thousands of small seals which have been extracted from many settlements. These seals were generally made of stiltel, a soft stone, ये एक तरीके का बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता था, that would been hardened through heating, जिसको ये गर्म करते थे उसके बाद वो हार्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोथल में है डकयार्ड, ये रहा यहाँ पे। अब दे मेजर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स एंड जनरली डिपिक्ट एनिमल फिगर विद अबव दैम, ये क्या करते थे, ये उसके ऊपर एक एनिमल फिगर को, मतलब एक तरीके से आप क्या कहते हैं मोहर टाइप लगाते हैं ना, वैसा करते थे। A few signs that are part of a writing system, but that system and symbolic meaning of the animal figures are yet to be understood, मतलब ये इस तरीके से बनाते थे कि इनका मीनिंग आप देख के इनको समझ सकते हो। What is certain is that they somehow related to trade activities, ये क्या था, ये इनकी जो ट्रेड एक्टिविटीज से उसी से रिलेटेड था। जैसे कि ये यहाँ पर इमेज है, ये है आपका शोइंग अ यूनिकॉर्न, ये वाली जो इमेज है ये आपकी है बुल की, और ये वाली जो इमेज है ये आपका हॉर्न टाइगर है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये और है द लाइव्स ऑफ द एंशियंट, ये क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनअर्थड मैनी ऑब्जेक्ट्स मेड एंड यूज बाय हड़प्पा, मतलब इन्होंने बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखा है जो कि हड़प्पा के द्वारा यूज़ किए जाते थे। ये हो गया आपका ब्रॉन्ज मिरर हो गया, ये टेराकोटा पॉट हो गया आपका, यहाँ पर ये फ्यू स्टोन वेट हो गए, और ये इस तरीके से यहाँ पर आप ये इमेजेस देख सकते हैं जो ये यूज़ करते थे उस टाइम पे। कल्चर एंड सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स अगर आ जाते हैं तो उसमें ये सब वहाँ पर मिले हैं इनका, ये स्वास्तिक का चिन्ह है उल्टा इसमें दिखाई दे रहा है। प्रिस्ट किंग हो गया, ये यहाँ पर इमेज है, ये एक डांसिंग डॉल है, ये यहाँ पर ये इमेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं द एंड और अ न्यू बिगनिंग। अराउंड 1900 BCE दिस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन डिस्पिक्ट all its achievements begin to fall apart. The cities were abandoned one by one. If the inhabitants remained, they adopted a rural lifestyle. In the changed environment, it appears that the earlier government and administration no longer exist. मतलब आप समझ सकते हैं कि जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है जैसे कि इसका बिगिन टू फॉल अपार्ट, मतलब जैसे कि इसका वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ का पतन होने को आता है, वैसे द सिटी वर अबंडेड वन बाय वन, मतलब एक एक करके सारी सिटी इस तरीके से ख़त्म हुई। इफ़ एनी ब्रेड रिमेन्स, अगर कुछ बचा है तो दे अडॉप्टेड अ रूरल लाइफस्टाइल, उन्होंने क्या किया, इन्वायरमेंट जिस तरीके से चेंज हुआ उस तरीके से इन्होंने रूरल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया। इट अपेयर दैट द अर्लियर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट।
बहुत लंबे समय तक वो एग्जिस्ट नहीं करा। ग्रेजुअली द हड़प्पन स्कैटर्ड ओवर 100 इफ नॉट 1000 ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट। कब तक है? 100 तक, मतलब 1000 तक नहीं था, हंड्रेड्स में ही इनका रहा। व्हाट कॉज दिस डिक्लाइन? इसके डिक्लाइन होने का क्या कारण रहा? आर्कियोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड मैनी फैक्टर। आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत अलग अलग फैक्टर्स इसके दिए हैं, जैसे कि द हड़प्पन रिटर्न टू रूरल सेटलमेंट्स में ये रिटर्न हुए बिकॉज अ रूरल लाइफस्टाइल गिव्स इजियर एक्सेस टू फूड एंड वाटर देन द अर्बन लाइफस्टाइल। अर्बन लाइफस्टाइल के कंपैरिजन में जो रूरल लाइफस्टाइल थी उसमें बहुत इजीली फूड और वाटर अवेलेबल था। देन एज नाउ सिटीज डिपेंड्स ऑन विलेज टू प्रोवाइड फूड एंड सम टाइम्स वाटर। तो इसीलिए जितने भी शहर होते हैं वो गाँव के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कभी खाने के लिए या फिर कभी कभी पानी के लिए भी। ठीक है, अगर हम काफ़ी लंबा वापस देखते हैं तो इट वाज थॉट दैट व वेलफेयर और इन इन्वेशंस में हैव डिस्ट्रॉय द सिटीज़ बट देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ वेलफेयर और इन्वेशन। मतलब इस तरीके का ये रीज़न हुआ था, जो इन्वेशंस हो गया डिस्ट्रॉय का सिटीज़ का। इंडीड द हड़प्पा डू नॉट सीम टू हैव केप्ट एनी आर्मी और वेपन्स ऑफ वॉर। मतलब हड़प्पा के लोगों ने इस तरीके का कुछ नहीं था रखा हुआ था कि भाई आर्मी हो गई या बहुत सारे उनके पास हथियार हो गए लड़ाई करने के लिए। एज फार एज द एविडेंस गोज इट सीम्स टू हैव बीन अ रिलेटिवली पीसफुल सिविलाइजेशन। अगर आप देखते हैं तो ये किस तरीके की एक बहुत ही पीसफुल सिविलाइजेशन दिखाई देती है। टू फैक्टर्स हो गए जो कि एग्री करते हैं इसके ऊपर, जिस इसके मतलब एक तरीके से डिक्लाइन होने के, वो क्या है इनमें? फर्स्ट आता है क्लाइमेटिक चेंज। जो क्लाइमेट चेंज हुआ इन्होंने सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया 2200 BCE ऑनवर्ड्स। अगर देखा जाए यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ और ड्रेनर फेज था। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफ़िकल्ट, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। एंड कुड हैव रिड्यूस फूड सप्लाई इन द सिटीज़, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो सिटीज़ में फूड सप्लाई थी वो भी काफ़ी कम हो गई। और दूसरा रीज़न इसका क्या आ जाता है, जो सरस्वती रिवन थी वो ड्रेन अप इन द सेंट्रल बेसिन। सडनली सिटीज़ देयर सच एज कालीबंगन हो गया या बानावली हो गया वर अबाउंडेड। देयर कुड हैव बीन अदर फैक्टर्स, के कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट ये जो दो फैक्टर्स हैं, वी डिपेंड ऑन क्लाइमेट एंड द इन्वायरमेंट फॉर आर वेल बींग। मतलब हम अपनी एक तरीके से रहने के लिए किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? बेसिकली क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। ऑल्दो द सिटी डिसअपेयर्ड, जिस तरीके से ये सिटी डिसअपेयर हुई थी, मच ऑफ द हड़प्पा कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्वाइव। मतलब कुछ कल्चर इनके हो गए या टेक्नोलॉजीज हो गई वो सर्वाइव हुई थी और आगे की नेक्स्ट फेज जो था इंडियन सिविलाइजेशन उसमें पास भी हुई थी, विच वी विल एक्सप्लोर इन अ फ्यूचर चैप्टर। मतलब जो हम आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी जो हड़प्पा सभ्यता की आगे की तरफ पास हुई थी। अब बिफोर वी मूव ऑन, आप इस आगे बढ़ने से पहले इस पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या समझा है, करा है, ये आप यहाँ पर देखेंगे। द इंडस हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन कौन सी है, तो वो आपकी हो गई इंडस हड़प्पा और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। Its habitant, the Harappa, created planned cities with each efficient water management। इनके यहाँ था एक planned city होती थी, efficient water management था, diverse craft था और brisk trade भी था। आप production agriculture bought a variety of crop of the cities। नेक्स्ट इसमें आ जाता है द सिविलाइजेशन इवेंचुअली डिक्लाइन प्रोबेबली बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। मतलब ये जो सिविलाइजेशन थी ये डिक्लाइन हुई इवेंचुअली, जो रीज़न था क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट चेंज की वजह से। पीपल रिटर्न टू द रूरल लाइफस्टाइल, इसलिए चेंज की वजह से जो लोग थे वो रूरल लाइफस्टाइल में आपका चेंज हो गए। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो जाते हैं, क्लास की एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। ये जब मैं इस बुक का आपको रिवीजन कराऊंगी उस टाइम पे मैं ये आपके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह कवर करा दूंगी, ठीक है। और वैसे भी जो आप ये नई बुक है, न्यू बुक इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बुक से आपके जो सीटेट में इस बार क्वेश्चंस पूछे जाने हैं वो बहुत हद तक आएंगे। तो आप इस बुक को ज़रूर अच्छे से पढ़ें, इसका रिवीजन मैं कराऊंगी तब भी आप करें अच्छे से। क्वेश्चंस आंसर्स भी, PYQs भी, हम सब कुछ ही कवर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर आज इसका हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट होता है। अब जो हम आपका नेक्स्ट करेंगे वो आपकी थीम C स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने ये थीम A और थीम B अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इन दोनों को चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।